हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि पटना वुमेंस कॉलेज में आपका जो टेस्ट है वो आपका टेस्ट बीए वालों का 14 जून को होने वाला है। और इसको लेकर के मैंने पोल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शंस को मैं करवा दिया हूँ। साथ में मैंने इकोनॉमिक्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दिया हूँ। आज मैं हिस्ट्री का कवर करवा रहा हूँ, इसके बाद बच जाएगा ज्योग्राफी का। हालांकि ज्योग्राफी का एक और भी मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन के कलेक्शंस को लिया था, बट वो थोड़ा सा। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ जैसा सिचुएशन है पटना वुमेंस कॉलेज का, जो यहाँ का पटना वुमेंस कॉलेज का जो टेस्ट चल रहा है जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को थोड़ा सा और भी हाई लेवल का करना होगा। क्योंकि पहले जो मैंने तैयारी करवाया था वो जो क्वेश्चन का लेवल था वो मैं इस टाइप का दिया था कि लगभग आपका उससे एक्सपेक्टेड मैच कर जाए। लेकिन अब जो सिचुएशन बचा है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना है कि अब अपना जो प्लानिंग है उसको थोड़ा सा और भी बेटर लेवल का करना है, ताकि उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन हो सके। मतलब अपने प्लानिंग को थोड़ा सा बेटर करना और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। और उसके बाद फिर हम लोग को 16 जून का जो टेस्ट है बीए वाले पेपर के लिए, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू के कलेक्शंस को। हालांकि अभी इस पीडीएफ में मैं आपको हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू कलेक्शन बताऊंगा ही, साथ में जो भी मैं पॉइंट का डिस्कस कर लूँ आप उस पॉइंट को ज़रूर पढ़ करके रखिएगा। 100% वहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशंस किया था बीसीए वालों के लिए, उसमें कई सारे क्वेश्चन मैच किए। आज आपका टेस्ट है बीबीए वालों का भी कई सारा क्वेश्चन मेरा पहले से गेस है। अब देखना है कि कितना सारा क्वेश्चन मिलता है, उसी से आपको पता चल जाएगा, उसी से आपको विश्वास हो जाएगा। तो अपने हिस्ट्री वाले क्लास में जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट होंगे, जो सारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एक पॉइंट लिखा गया है, की पॉइंट है। की पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और ये सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है, ये पहला पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मैंने 2 पॉइंट बताया था। यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड था कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में, यानी जो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो कौन से जानवर को नहीं जानते थे। इसका करेक्ट आंसर लायन है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, इस पर फोकस नहीं कीजिएगा। मैंने जो पॉइंट बताया उस पर फोकस कीजिएगा। तो हो सकता है मैं कुछ पॉइंट बताऊं, हो सकता है मैं कुछ एमसीक्यू कलेक्शंस बताऊं, आप उस पर ध्यान, आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध जो किंगडम था, मगध जो राज्य था, वो मगध मेनली था कहाँ, नॉर्दर्न बिहार में, साउदर्न बिहार में, या कहाँ पे। तो याद रखिएगा ये साउथर्न बिहार में था, यानी साउथ वाले बिहार में था। ये अपना क्या था, मगध था। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, साथ में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाएगा। तो ये जो अपना मगध है ये अपना 16वां महाजनपद था, इसको 16वां महाजनपद कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये आपका कहाँ होता है, साउदर्न बिहार में होता है। और इसमें मेनली कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो धर्म आए वो कौन से थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये 2 मेन थे। और 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर थे मगध के, याद रखेगा, गुप्त एंड मौर्य। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एम्पायर थे वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, मगध से। तो अगर आपसे पूछता है कि गुप्ता कहाँ से एम्पायर हुआ था, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, गुप्त वंश जो कहाँ से एम्पायर हुआ था, गुप्त डायनेसिटी, तो आप इसको बताइएगा मगध से। साथ में मौर्य के बारे में पूछे तो अब ये भी बताइएगा मगध से। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। इसमें ध्यान रखना एक पॉइंट में कि ये जो अपना मगध है इसमें 16 महाजनपद आते थे। और 16 महाजनपद कौन कौन से, इसको आप याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए यहाँ के इंपॉर्टेंट राजा के बारे में कि कौन कौन से राजा थे, तो याद रखिएगा मगध से राजा थे बिंबिसार और अजातशत्रु। यानी अगर आपसे पूछे बिंबिसार कहाँ के राजा थे तो आप बताइएगा मगध के। आपसे पूछे अजातशत्रु कहाँ के राजा हैं तो भी आप बताइएगा कहाँ के हैं, मगध के हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स ड्यूरिंग द, अब जो अपने पहले का टाइम था उसमें मेनली किस चीज़ का यूज़ किया जाता था टूल्स को बनाने के लिए, यानी औजार को बनाने के लिए, तो वो अपना स्टोन था। और इसके बारे में आप पहले भी जानते होंगे। और मेनली ध्यान रखना है जो सबसे पहले, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो पहले का टाइम था, यानी जो प्री हिस्ट्री का टाइम होता है, उस प्री हिस्ट्री के टाइम में मेनली पहले ब्रॉन्ज या आयरन वगैरह कुछ होता नहीं था। पहले आयरन आया, पहले आपका ब्रॉन्ज आया, इसके बाद आयरन आया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है। तो प्री हिस्ट्री का मतलब जिस टाइम हम लोग स्टोन को यूज करते थे तो स्टोन वाले पीरियड को हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। प्री हिस्ट्री पोस्ट हिस्ट्री वाले इस पॉइंट को बस याद रखिएगा, प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है। और यहाँ से कुछ भी याद नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है कि ये अपना जो पीरियड है, ये पीरियड कौन सा कहलाता है, कॉपर एज के पीरियड को हम लोग ये कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंदस वैली टाउन वाज लोकेटेड ऑन खादीर बेट इन द रन ऑफ कच्छ, यानी कच्छ के रन में कौन सा जो इंदस वैली का सिविलाइजेशन है वो अपना था, ये कौन था, धौलवीरा था। इसको आप याद रखिएगा, ये धौलवीरा इंदस सिविलाइजेशन का एक टाउन था, एक शहर था जो कि कच्छ के रन में आते थे। नेक्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसमें से कौन ऑर्डर करेक्ट है, तो याद ध्यान रखना है। सबसे पहले ग्रीक आया, फिर आपका शक वाला आया, इसके बाद आपका कुषाण आया। तो इस तरीके से ये अपना ऑर्डर है हिस्ट्री का, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है द इन्वेजन इन द एंशिएंट इंडिया वाज फर्स्ट डन बाय ग्रीक, यानी सबसे पहले ग्रीक के द्वारा इन्वेजन किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद शक के बाद, उसके बाद कुषाण के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट कौन था, यानी राजकवि कौन था, हरिसेन था, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, तो ये जो अपना हरिसेन है ये कोर्ट पोएट था किसका, गुप्त एम्पायर के राजा समुद्रगुप्त के का। तो समुद्रगुप्त कौन से एम्पायर के राजा थे, तो गुप्त एम्पायर के थे, गुप्त वंशज के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इस तरीके से जो ब्लैक हीटेड है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो समुद्रगुप्त है वो किसका सन है, वो आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट का है। वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी, यानी कि गुप्त वंश के महान राजाओं में से एक थे चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त का बेटा कौन है, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो अपने समुद्रगुप्त है इसको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसको हम लोग कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे पूछेगा नेपोलियन ऑफ इंडियन किसको कहते हैं, तो आप बताइएगा ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, ये जो अपना हरिसेन था वो क्या प्ले करता था, तो वीणा प्ले करता था, इसका नाम भी थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी थोड़े से जो पोएट होते हैं, जो राजकवि होते हैं, यानी जो कोर्ट पोएट होते हैं, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी बताया हरिसेन के बारे में। नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा, जो बाण भट्ट है, ये बाण भट्ट है कोर्ट पोएट किसका, राजा हर्षवर्धन का। चंद्रबरदाई किसका है, राजा पृथ्वी चौहान का। इसके बाद हैं बभूति किसके हैं, वो अपने कोर्ट पर ही हैं। कोर्ट जो राजकवि है वो किसके हैं, कन्नौज के राजा यशोवर्मन का। तो ये थोड़ा सा 3 राजा यहाँ पे और एक राजा ऊपर में कि हरिसेन के कौन थे, तो ये हरिसेन किसका था, ये अपना समुद्रगुप्त का था। ये मैंने आपको बात बताया। ये 4 कोर्ट पोएट का नाम याद रखिएगा, मे भी कोई एक पूछ सकता है, उम्मीद है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेद डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशिएंट वैदिक एज कल्चर, यानी कौन सा वेद हम लोग को सबसे पहले जो पुरानी सभ्यताओं थी इसके बारे में बताता है, तो ये अपना ऋग वेद है, याद रखिएगा ऋग वेद के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो पुरानी हिस्ट्री का कलेक्शन है वो किस में मिलता है, ऋग वेद में मिलता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन, यानी जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऋषभ देव। आप इनका नाम याद रखिएगा। जो भी मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ बस इतना पढ़ लीजिए, आपका कल्याण है, आपके एडमिशन के लिए इतना इनफ है, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ना चाहिएगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है। तो इतना आपको काम करना है, बस जितना बता रहा हूँ आप उतना पे फोकस कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, तो चलिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि ऋषभ देव क्या थे, फर्स्ट तीर्थंकर थे जैन के फर्स्ट तीर्थंकर के बारे में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद याद रखिएगा महावीर के बारे में। महावीर क्या थे, वाज द लास्ट तीर्थंकर टू अपीयर, महावीर लास्ट थे और ऋषभ देव पहले थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो तीर्थंकर हैं उनका नाम थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, इसके बाद जो तीर्थंकर जो इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में याद रख लीजिएगा। ये अपना पारसनाथ के बारे में याद रख लीजिएगा, ये 2 तीर्थंकर के बारे में याद रखिएगा, और महावीर अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डॉकयार्ड वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस, तो ये आप बताइएगा लोथल में बंदरगाह था, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो ये जो अपना हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है जो मेनली अभी पाकिस्तान में मेनली पाया जाता है, ये अपना इसको लेकर के अगर बात की जाए तो ये मेनली रावी नदी पर था। ये अपना रिवर का नाम याद रख लीजिएगा,
और वहीं अगर मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो ये जो मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो जो सिटी थी वो भी मेनली पाकिस्तान में था, बट ये इंडस रिवर के बीच में था, यानी कि सिंधु नदी के पास में था। और वो मैंने बताया कहाँ था, वो रावी नदी के पास में था। तो हड़प्पा कौन से नदी के नज़दीक में था, मोहनजोदड़ो कौन से नदी के नज़दीक में था, ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये जो सबसे बड़ा है नेक्स्ट आगे बढ़ देते हैं। ये अपना धौलवीरा क्या था, ये धौलवीरा पुराना था जो कच्छ के रण में पाए जाने वाला सिटी था। मतलब मेनली था क्या कि हड़प्पा का सभ्यता एक बहुत बड़े एरिया पर क्या था, वो कह सकते हैं लोगों का समूह था, जिसमें कई सारे सिटी थी, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलवीरा, इस तरीके से। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, और ये सबसे पहले पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बात किया कौन सा डॉकयार्ड था, कौन सा बंदरगाह था, तो लोथल था। और ये कौन सी रिवर के नज़दीक में था, ये अपना भोगवा रिवर के नज़दीक में था। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन सिटी, यानी हड़प्पा सभ्यता की ये इनमें से कौन सी जो सिटी नहीं थी। तो याद रखिएगा लोथल भी है, धौलवीरा भी है, और ये सोख्ता को भी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ है वो आपका क्या था, हड़प्पा का सिटी नहीं था। तो कौन कौन सारे सिटीज़ थे, थोड़ा सा सिटीज़ का नाम ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अपना हो गया कि कौन कौन से मेनली सिटीज़ थे, देख भी सकते हैं। ये अपना पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशंस का एक आपका पिक्टोरियल इमेज है, और इसमें कौन कौन से सारे सिटीज़ आते हैं। तो आपको उतना सिटीज़ के बारे में याद नहीं रखिएगा, ध्यान रखिएगा बस कि मेहरगढ़ क्या है, इसका सिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैशाली वाज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। वैशाली किसका कैपिटल था, तो याद रखिएगा राजा वज्जी का ये कैपिटल था। ठीक है, वज्जी का था कैपिटल क्या, ये वज्जी का कैपिटल, वज्जी जो महाजनपद थी, वज्जी महाजनपद का नाम था, इसका कैपिटल क्या था, वैशाली था। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ होता है, वैशाली कहाँ था, ये जो अपना किंगडम है, ये जो अपना राजशाही है, वो अपना रिवर गंगा के उत्तर साइड में था। और नेक्स्ट ये मेनली कहाँ, अभी जो वैशाली है वो मेनली कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा कैपिटल के बारे में याद रखिएगा कि कौन से महाजनपद का क्या कैपिटल था, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ये सब अपन लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये अपना वज्जी का वैशाली था, कोसल का ये अपना सरवस्ती था, काशी का अपना वाराणसी था, और मगध का कहाँ कैपिटल था, पाटलिपुत्र था, जिसमें पहले हम लोग राजगीर ओल्डर राजगीर जिसको कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, आता है कलिंगा की, यानी राजा कलिंगा के बारे में बात हो रही है कि कलिंगा कौन से डेंसिटी से थे। तो याद अपन रखना है, ये अपना कहाँ थे, ये अपना महामेघ, ये कौन से थे, महामेघवना से थे। और ये जो है इनके बारे में देखिए बताया गया कि कलिंगा डेंसिटी जो है, कलिंगा के जो राजा हैं वो कौन से डेंसिटी से, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन व्हाट डज त्रिरत्न मीन्स इन बुद्धिज्म। तीन रत्न जो मेन फॉर्मूलाज थे वो बुद्धिज्म में वो क्या था मेनली, तो वो था बुद्ध, धर्म, संघ। ये आपका तीन था, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तीनों का अपना अपना एक मतलब है। तो ये कौन थे, बुद्धम, धम्मम और संगम, ये तीन चीज़ था, ये आप ध्यान रख लीजिएगा बुद्ध धर्म के बारे में। नेक्स्ट याद रखिएगा जो बुद्ध धर्म के जो फाउंडर हैं वो अपने सिद्धार्थ गौतम है, जिसको अभी हम लोग बुद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, जो अपने बुद्ध हैं वो अपना जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में, लुम्बिनी नाम याद रखिएगा, नेपाल में मेनली पड़ता है। नेक्स्ट इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो गया में हुई थी, पीपल ट्री के नीचे में। ये अपना क्या है, बुद्ध का ज्ञान स्थल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये मेनली डेट कहाँ किए थे, कुशीनगर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और पहला जो ये अपना उपदेश था ये कहाँ दिए थे, सारनाथ वाराणसी में दिए थे। तो ये अपना 2-3 पॉइंट है रिलेटेड बुद्ध, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा याद रखना है कि बुद्ध के टाइम में कहाँ के कौन थोड़े से राजा थे, राजा के बारे में ध्यान रख लीजिएगा। आजाद शत्रु मेनली राजगीर से थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अशोका का नाम याद रखिएगा, पाटलिपुत्रा के राजा थे। नेक्स्ट तो थोड़ा सा राजाओं के बारे में ध्यान रख लीजिएगा, 2 राजा के बारे में बताएं, जिसके बारे में बताएं थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। डिफीट ऑफ विच डेंसिटी पेव्ड ओवर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य, यानी मौर्य वंश का जो स्थापना हुआ था वो कौन से वंश को हरा करके। तो याद रखिएगा ये अपने कौन से थे, नंदा वंश था। तो नंदा वंश को हरा करके हुआ था। तो कहा जाता है कि ये जो मौर्य वंश के राजा हैं, देखिए बताया जाता है द मौर्य डेंसिटी वाज फाउंडेड
भाई चंद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। और ये किसको हरा करके, नंदा डायनेसिटी को, यानी नंदा वंश को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो मौर्य वंश की स्थापना किसको हरा करके हुआ था, याद रखिएगा। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन से, राजा चंद्रगुप्त हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। और जो मौर्य वंश है ये थोड़ा सा लार्जेस्ट एम्पायर था, ये सबसे बड़े एम्पायर में से एक था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है, इसका हिंदी में भी है। और अगर अभी के भी 4-5 दिन के टाइम बचते हैं, अगर आप पीडीएफ ये सबको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप थोड़े से क्लासेस से ज्वाइन हो जाइएगा। क्लासेस से ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है कि 9065179925 पर आपको मैसेज कर देना है। और अगर आप चाह सकते हैं तो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे पीडीएफ ये सबको आप एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट 149 में आपको एकदम बेस्ट वाला कलेक्शन मिल जाएगा, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एंट्रेंस के टेस्ट से टैली करेगा, मैच करेगा। तो आप उसको देख करके आप अपने एंट्रेंस के एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो अभी मैंने मेनली जो क्वेश्चंस के बारे में बात किया दैट बिलोंग्स टू अपना एंशिएंट हिस्ट्री। अब हम लोग बात करेंगे अपना बीच वाला मिडावल हिस्ट्री के बारे में। मिडावल हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इसके बाद मिडावल हिस्ट्री को देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद मिडावल हिस्ट्री के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे मॉडर्न वाले टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपना टाइम है मिडावल के बारे में। मिडावल के जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर रजिया रिमूव्ड फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली की सल्तनत से रजिया को कब हटा दिया गया था। रजिया सुल्तान को आप जानते हैं कि रजिया सुल्तान कौन थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और ये दिल्ली की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेती है। और ये पहली क्या बनी थी, फीमेल रूलर बनी थी, महिला शासिका बनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 1240, यानी कहने का मतलब 1240। ये आप याद रखिएगा 1240 में ये अपना क्या हुआ था, रजिया सुल्तान को हटा दिया गया था। रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ी सी और सी बात याद रखिएगा। रजिया सुल्तान मेनली राज कब की थी, यानी मेनली गवर्न कब की थी, 1236 से लेकर के 1240 के बीच में। ये स्लेव डेंसिटी की थी, यानी गुलाम वंश की थी। और ये फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन थी, याद रखिएगा, जो मिडावल इंडिया में क्या करती है, राज करती है। और ये मेनली अगर आगे बात करते हैं और अगर इसके इम्पॉर्टेंट अगर काम के बारे में बात करें तो ये मंगोल के अटैक से इंडिया को बचाई थी। तो ये थोड़ा सा पूछेगा अगर आपसे कि मंगोल के जो चंदेल था, मंगोल का जो कहर था, उससे वो क्या करती थी, इंडिया को बचाई थी। तो अगर आपसे पूछे कि रजिया किससे बचाई थी तो आप बता दीजिएगा कि मंगोल के आक्रमण से बचाई थी। नेक्स्ट थोड़ा सा अगर दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करें तो दिल्ली सल्तनत होता है 1206 से लेकर के 1526 तक। और फर्स्ट मुस्लिम जो इन्वेजन हुआ था, फर्स्ट मुस्लिम का जो अटैक हुआ था, वो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था 1712 में। यानी पहला मुस्लिम, या कह सकते हैं पहला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, याद रखिएगा। इसके बाद जो पहला तुर्क आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद गजनवी के द्वारा हुआ था, ये भी याद रखना है। साथ में आप याद रखिएगा कि जो तुर्क का जो आक्रमण है मोहम्मद गजनवी, वो क्या करता है, इंडिया पर अटैक करता है, कई बार अटैक करता है। और इसमें सबसे जो भयंकर अटैक होता है वो होता है सोमनाथ के टेम्पल पे, याद रखिएगा 1025 में सोमनाथ के टेम्पल पे अटैक होता है। और ये अपना मोहम्मद गजनवी के द्वारा ये अटैक होता है। अगर इंपॉर्टेंट अगर डेंसिटी के बारे में बात की जाए कि कौन कौन से वंश यहाँ पे राज किए थे, तो स्लेव डेंसिटी यानी दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन राज किया, जो दिल्ली सल्तनत था 1206 से लेकर के 1526 तक, इसमें राज कौन कौन सा किया, यहाँ पे कौन कौन सा वंश आकर के राज किया। तो इसमें स्लेव डेंसिटी खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, लोधी है, ये अपने वंश क्या किए थे, राज किए थे। मेनली याद रखिएगा लास्ट वाला कौन सा, लोधी था, और स्टार्ट वाला कौन सा, गुलाम था। इसके बारे में आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टैक्स वाज कलेक्टेड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के टाइम में कौन से टाइप का टैक्स वो वसूला जाता था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है खराज टैक्स था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टैक्स, ये जो टैक्स था, ये टैक्स कौन सा टाइप का टैक्स था, एग्रीकल्चर पर लिया जाने वाला टैक्स था। तो याद रख लीजिएगा जो लगभग 50% जितना आप प्रोड्यूस करते थे उसका 50% आपको टैक्स के फॉर्म में दे देना पड़ता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुछ डिफरेंट टाइप के टैक्स होते हैं। टैक्स का नाम याद रखिए, खराज है, जकात है, जजिया कर है, खाम है, ये सब क्या है, डिफरेंट टैक्स है। तो इसमें आप याद रखिएगा मेनली खराज के बारे में और थोड़ा सा जजिया टैक्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। इल्तुतमिश के बारे में याद रखिएगा, इल्तुतमिश को रियल फाउंडर, दिल्ली सल्तनत का रियल संस्थापक कहा जाता है, इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि सासाराम में किसका मकबरा है। तो ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा है। अगर सासाराम वाला के बारे में पूछे तो बताइएगा शेरशाह का है। नेक्स्ट
शेरशाह सूरी जो थे वो डिफीट हुए थे मुगल एम्पायर, और सूरी एम्पायर के वो क्या थे, शेरशाह सूरी डिफीटेड द मुगल एम्पायर, यानी मुगल एम्पायर को क्या किए थे, शेरशाह सूरी क्या किए थे, डिफीट किए थे, हराए थे, और साथ में इन्होंने सूरी एम्पायर का क्या किए थे, इस्टेब्लिशमेंट किए थे। तो इसको याद रखिएगा। और इट वाज डिजाइन बाई, ये डिजाइनिंग का आपको याद नहीं रखना है, बस वहाँ ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी के बारे में कि मुगल शासक को हराए भी थे शेरशाह सूरी, और साथ में क्या किए थे कि शेरशाह सूरी का मकबरा अपना क्या है, वो अपना सासाराम में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है, इसको याद रख। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी जहांगीर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जहांगीर क्या है, जहांगीर वाज बोर्न टू, जहांगीर अकबर के बाद आता है, इसको रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, साथ में आपको जहांगीर के बारे में ध्यान रखना है कि सुल्तान मोहम्मद सलीम भी इसको कहा जाने लगा, और इसके बाद अकबर को कहा जाता था शेख बाबू। अगर आपसे पूछे कि शेख बाबू किसको कहा जाता था तो वो अकबर को कहा जाता था, ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जहांगीर किसका बेटा था, ये मैंने आपको बता दिया कि अकबर का था। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे क्वेश्चन के सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर अटैक किया उस टाइम गुजरात के राजा कौन थे, तो इस बात का याद रखिएगा कि भीमदेव वहाँ के राजा थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो भीमदेव के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भीमदेव क्या थे, वहाँ के राजा थे जब मोहम्मद गजनवी ने वहाँ पे अटैक किया। और वो क्या था, 1025 का अटैक सोमनाथ पे बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला अटैक था, बहुत ज़्यादा कुछ लूटपाट करके मोहम्मद गजनवी ले करके गया था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, राजा का नाम आप याद रख लीजिएगा इस पोर्शन से। इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ इस पोर्शन से फिर आपको याद नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है जो बैटल ऑफ तराइन है, जो तराइन का युद्ध है वो आपका ये है कि द बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस। ये किसके कारण होता है बैटल ऑफ तराइन, तो याद रखिएगा ये होता है, ये जो अपना तारा हिंद था उस पर कैप्चर करने के लिए होता है, ठीक है, ये मेन है। इसके बाद देखिए यहाँ बताया जा रहा है द बैटल ऑफ तराइन वेयर अ सीरीज ऑफ 2 बैटल फाउंड इन 1991 एंड 1992 बिटवीन द पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गजनवी, यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी के बीच का जो युद्ध था उसी को हम लोग कहते हैं तराइन का बैटल। ये सबसे पहले 1991 में हुआ था और दूसरा बैटल 1992 में हुआ था। 1991 में मोहम्मद जो गौरी था वो आपका हार गया था, और सेकंड में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, और इनको धोखा से पकड़ करके वो कहाँ लेकर के चल गया था, अपने गौर साम्राज्य में लेकर के चल गया था। और ये मेनली हुआ था कहाँ, तराइन के मैदान में हुआ था, ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। और ये किसके कारण हुआ था, ये मेनली भटिंडा के कारण हुआ था। अभी हम लोग तराहिंद, मतलब पहले तराहिंद इसको कहते थे, अभी हम लोग क्या कहते हैं, ये अपना भटिंडा अभी कहलाता है अपना। तो ये आप याद रखिएगा, भटिंडा को कैप्चरिंग करने के लिए ये अपना युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो पहला बैटल कब हुआ था, 1991 में हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया। और इस बैटल के जो राजा, इस बैटल का जो रिजल्ट था वो कौन हुए थे, चौहान जो वंश के जो राजा हैं, ये अपने पृथ्वीराज चौहान वो जीते थे। सेकेंड बैटल में क्या हुआ था, गौरी वंश के जो राजा हैं मोहम्मद गौरी, वो क्या किया था, जीता था 1992 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउंड इन, तीसरा बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी, तो 1761 में हुई थी, इस बात के बारे में ध्यान रखिएगा। और 1761 वाला जो पानीपत का जो थर्ड युद्ध है वो किसके बीच में होता है, वो होता है मराठा एम्पायर के बीच में और साथ में अफगान आर्मी के बीच में, ये दो के बीच में होता है, याद रख लीजिएगा। तो ये दोनों हो गया इंपॉर्टेंट, 3 युद्ध बता दिए आपको। ये अपना 3 मैंने आपको युद्ध बताया, किसका, ये मैंने बताया ये मैंने बताया पानीपत का, और ऊपर मैंने बताया था 2 आपको तराइन के युद्ध का। और फिर पानीपत का फर्स्ट बैटल अपना है, पानीपत का फर्स्ट बैटल भी याद रखना है, सेकंड बैटल भी याद रखना है। अब आते हैं देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बैटल इन द अपना मिडावल इंडिया, और मिडावल इंडिया का ये बैटल आपको याद होना ही चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुआ था, 1990 आपका हुआ था किसमें, ये अपना हुआ था 1191 में। ये हुआ था किसके बीच में, मैंने बताया था आपको कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी के बीच में हुआ था, और यही बैटल आपका सेकंड बैटल भी हुआ था तराइन का। इसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का 3 बैटल होता है, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल। पहला जो युद्ध होता है वो होता है किसके बीच में, ये अपना बाबर के बीच में होता है, और नेक्स्ट किसके बीच में होता है, सो जो पहला बैटल है वो किसके बीच में हुआ, मैंने बताया पहला बैटल जिसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये अपना जो पहला बैटल है वो याद रखिएगा। जो फर्स्ट बैटल होता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, किसके बीच में, बाबर के बीच में, और साथ में इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी कौन थे, दिल्ली सल्तनत के लास्ट वाले राजा थे। और बाबर क्या करता है, ये अपना ये क्या है,
ये अपना मुस्लिम साम्राज्य का पहला यानी मुगल एम्पायर का पहला राजा है, मुगल बादशाह है। ये दोनों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध होने में बाबर जीत जाता है और फाइनली इंडिया में क्या करता है, मुगल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट करता है। तो मुगल एम्पायर का जो रियल जो इस्टेब्लिशमेंट करता है वो कौन करता है, बाबर करता है। मुगल काल का जो संस्थापक है वो कौन है, बाबर है। ये थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात के बारे में। बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में। बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था, 1539 में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत याद रखिएगा 1556 में। और थर्ड बैटल कब हुआ था, 1761 में। तो पानी का तीन युद्ध, 1556 सेकंड और 1526 पहला, ये 3 युद्ध होता है। 1526, 1556, 1761 का, ये तीनों बैटल के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया है, ये जो अपना बुलंद दरवाज़ा है ये बनाया जाता है अकबर के द्वारा। याद रखिएगा बाबर का बेटा कौन है, अकबर आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बुलंद दरवाज़ा के बारे में मैंने आपको बात कर दिया। बुलंद दरवाज़ा मेनली है कहाँ, फतेहपुर सीकरी में, आगरा डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो साथ में कुछ अकबर के कुछ इंपॉर्टेंट जो काम है वो कौन कौन से हैं, वो अपना क्या है, फतेहपुर सीकरी बनवाता है, इलाहाबाद का किला बनवाता है और आगरा फोर्ट भी बनवाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम में एक प्रकार का क्या था, वो एक सिस्टम था राज करने के लिए, यानी अपने राज्य पे शासन करने के लिए। वो क्या था, एक प्रकार का सिस्टम था और वो क्या था, वो अपना क्या था, इसका करेक्ट आंसर क्या है, दीवान ए निशा था। ये अपना क्या था, सिस्टम का नाम है। तो ये सिस्टम का नाम याद रख लीजिएगा। जो कि काम करती थी वो सेपरेटली मेनली काम करती थी, सेंट्रल, प्रोविजनल, जुडिशियल, मतलब दिल्ली सल्तनत पे जो काम होता था, दीवान ए निशा उसका नाम है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है, मतलब क्या किसके लिए डिपार्टमेंट था, वो थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। और दीवान ए निशा के बारे में मैंने आपको बात किया कि जो मेनली जो राजा राज करते थे वो कुछ इस तरीके से राज करते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैसूर का जो प्लेस है वो किसका रेसिडेंस था, वो याद रखिएगा अपना वोडेयर्स का था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और मैसूर है कहाँ, कर्नाटका में, वो राजा के लिए था। नेक्स्ट आता है जो रानी दुर्गवती है वो किसकी प्रिंसेस है, किसकी महारानी है, याद रखिएगा चंदेल वंश के जो राजा हैं, सॉरी यहाँ पे जो चंदेल है, चंदेल की प्रिंसेस है। वो इलाका का नाम याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया। ये जो एरिया जिसकी है वो क्या है, चंदेल की रानी है, महारानी है, रानी दुर्गवती है। और रानी दुर्गवती किसकी बेटी है, तो ये चंदेल के राजा कीरत राय की बेटी है। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बस इम्पॉर्टेंट मेनली आपको यहीं पे याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, मैंने बताया था 1761 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये अपना हुआ था अफगान की आर्मी के बीच में और मराठा के बीच में। यहाँ देखिए नीचे पे यही बताया जा रहा है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस। ये कब हुआ था, 1761 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, ये अपना किसके बीच में हुआ था, मराठा के बीच में, और साथ में पाकिस्तान आर्मी अहमद शाह के बीच में हुआ था। तो ये अपना बैटल है, बैटल को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। और ये बैटल किससे स्टार्ट होता है, ये झगड़ा कर सकते हैं, नादिर शाह से स्टार्ट होता है 1739 में। और फाइनली आते आते ये क्या हो जाता है, ये जो बैटल है वो अपना कह सकते हैं कि बड़ा रूप ले लेता है, किसके साथ, वो अपना इसके साथ, ये अहमद शाह के साथ। ये आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बैटल ऑफ घाघरा कब होता है, 1529 में होता है। फर्स्ट बैटल अपना पानीपत 1526 में होता है। बैटल ऑफ खानवा 1527 में होता है। ऊपर भी मैंने आपको बताया था, जो बैटल इंपॉर्टेंट है, जो बैटल इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। हु वाज द ऑथर ऑफ तुगलकनामा, तुगलकनामा के लेखक कौन है, तो अमीर खुसराहो हैं। ये नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। तुगलकनामा के कौन है राइटर, अमीर खुसराहो हैं। ये थोड़ा सा ज़रूर याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक है और उसके राइटर हैं। तो यहाँ पे देखिए इधर साइड में दिख रहा होगा ऑथर, इधर में दिख रहा है लिटरेरी वर्क क्या काम किए हैं, तो अमीर खुसरो लिखे हैं तुगलकनामा, ये इसका इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मिन्हाज ए सिरहाज, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिन्हा ए सिरहाज का नाम याद रखिएगा, ये लिखते हैं तबख्त ई नासिरी, इसका थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। साथ में याद रखिएगा अमीर खुसराहो कहाँ के राज कवि है,
तो दिल्ली सल्तनत के ये राजकवि थे। राजकवि के बारे में पहले मैंने भी ऊपर भी बताया था, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। और राजकवि ये जो अपने अमीर खुसरो, इसके टाइम में 7 सुल्तान राजा, 7 सुल्तान निकल पड़े। बलबन मोहम्मद, ये सब याद नहीं रखिएगा, बस याद रखिएगा कि अमीर खुसरो क्या थे, वो दिल्ली सल्तनत के टाइम के राजा थे। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब होता है? 1191 में, ये मैंने आपको बताया। और ये किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। हार किसकी होती है? मोहम्मद गौरी की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बैटल के बारे में ऊपर भी बात किए थे। विच मुगल एम्पायर इज नोन एज आलमगीर? आलमगीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो औरंगजेब को जानते हैं हम लोग आलमगीर के नाम से। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आलमगीर का क्या नाम है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत कौन से टाइम पीरियड को कहते हैं? तो 1206 से लेकर के 1526 एडी को हम लोग दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत का काल करते हैं। इसमें दिल्ली सल्तनत में 5 मेनली राजा राज किए थे। ये थोड़ा सा याद रखिएगा कौन कौन राज किया है, मैंने बता दिया। स्लेव डेंसिटी और लोधी वंश को तो ज़रूर याद रखिएगा, पहला और लास्ट वाला आपसे पूछेगा, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। रज़िया बेगम के बारे में मैंने बता दिया। रज़ा सुल्तान के बारे में भी एक बात था। साथ में पहला जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? ये पहला जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और ये मोहम्मद गौरी के बाद वाले राजा थे जो क्या करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना करते हैं, बट ये लाहौर में करते हैं और लाहौर को ट्रांसफ़र करके दिल्ली में लाते हैं। ये कौन लाते हैं? ये अपने लाते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश क्या कहलाते हैं? रियल फाउंडर कहलाते हैं। और इल्तुतमिश की बेटी आती है रज़िया सुल्तान, वो फर्दर अपना क्या करती है? राज करती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट गवर्नर, कुछ और इम्पोर्टेंट राजा आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में याद रखिएगा, वो पंजाब का क्या होता है? गवर्नर होता है। और बाद में वो फिर क्या करता है? वो तुगलक वंश का स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो ये अपना मैंने बता दिया। इसके बाद सैयद वंश की अगर स्थापना के बारे में बात करें तो सैयद वंश का स्थापन होता है ये होता है खिज्र खां के द्वारा। और ये जो लोधी वंश है इसकी स्थापना किससे होती है? बहलोल लोधी के द्वारा होती है। और लास्ट जो है वो अपना कौन है? इब्राहिम लोधी है। और मैंने बताया भी कि इब्राहिम लोधी का लड़ाई हो जाता है बाबर से, और लास्ट में क्या हो जाता है कि बाबर वाले जीत जाते हैं। और यहाँ पे मोहम्मद जो बाबर है, लास्ट जो बैटल होता है वो मैंने बताया था कि बाबर के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में होता है। जैसे स्टार्टिंग से अगर दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन 100% पूछेगा, दिल्ली सल्तनत वाला मैं स्टोरी को शॉर्ट कर देता हूँ। 1206 से लेकर के 1526 वाले पीरियड को हम लोग दिल्ली सल्तनत कहते हैं। नेक्स्ट बात, सबसे पहला बात। दूसरी बात याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने राज किया। पहला था अपना गुलाम वंश, स्लेव डेंसिटी, और भी राजा है। लास्ट में अपना लोधी है। ये सबका बस संस्थापक के बारे में याद रखिएगा, कौन किसका फाउंडर है। अगर स्लेव के बारे में बात करें तो इसका फाउंडर होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन जो रियल फाउंडर है वो इल्तुतमिश कहलाते हैं। इसका ये कारण है कि ये जो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी है वो लाहौर बनाता है। कहाँ? वो लाहौर में बनाता है। बट इल्तुतमिश क्या करते हैं? दिल्ली सल्तनत को लाते हैं लाहौर से, राजधानी को उठा करके दिल्ली में। नेक्स्ट आगे बढ़ते। इसके बाद ये जो गांधी इरविन एक्ट है इसके बारे में बात हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये कब हुआ था? सिविल डिसओबीडियंस के लिए हुआ था। और ये कब हुआ था? ये अपना 1943, ये अपना कब हुआ था? ये अपना 1931 में हुआ था। इसको आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, मूवमेंट के बारे में ध्यान रख लीजिएगा आप। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये अपना गांधी जी के द्वारा हुआ था। और इसका मेन गोल क्या था? कि स्वराज को पाना। नेक्स्ट रावल एक्ट पास्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1945 में। और ये क्यों हुआ था? क्रिप्स मिलन के फेल्यूर के कारण हुआ था। क्वाइट इंडियन जो मूवमेंट था वो आपका फेमस, ध्यान रख लीजिएगा। गांधी जी स्टार्ट चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्यों स्टार्ट किया गया था? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स, यानी नील खेती वाला जो विद्रोह हुआ था, नील खेती में जो टैक्स का जो प्रॉब्लम था, इसको लेकर के चंपारण सत्याग्रह होता है। कुछ अगर बात के बारे में बात कीजिए तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, 1917 में होता है। और ये फर्स्ट सत्याग्रह होता है जो कि गांधी जी लीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किस लिए किया जाता है? तो यहाँ जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स है वो मेनली क्या करते हैं? वो जो नील की खेती करते हैं, इसको लेकर के ये लफड़ा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के स्टेज में आगे बढ़ते आता है। इन विच द ईयर सूरत पार्टीशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक। तो यही क्वेश्चन है कि सूरत पार्टीशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया था वो कब? 1907 में। इसको थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के सीरीज में, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को हम लोग कहेंगे। इसका आता है हु वाज द फाउंडर ऑफ आंध्रा महिला सभा। ये दुर्गाबाई देशमुख होती है, थोड़ा सा ध्यान याद रखिएगा नाम के बारे में। इसको हम लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आयरन लेडी के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको बताना है कि अरविंद महिला सभा को कहा जाता है आयरन लेडी के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग इसका कुछ और इम्पोर्टेंट जो निकनेम है, निकनेम में याद रखिएगा। नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? नेशनलिस्ट एंड पोएटेस सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द ग्रीन कलर ऑफ द इंडियन नेशनल जो फ्लैग है वो किसको सिग्निफाइज करता है? तो याद रखना है, दिस सिग्निफाइज अबाउट द रिलेशंस टू द सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी। एंड ये जो अपना इंडियन नेशनल फ्लैग है याद रखिएगा, ट्राई हॉरिजेंटल कलर है और ऊपर में सेफ्रॉन होता है, बीच में वाइट होता है और नीचे डार्क ग्रीन होता है। और सेफ्रॉन होता है करेज के लिए, वाइट होता है ट्रूथ एंड प्योरिटी के लिए, ग्रीन होता है रिलेशंस टू द सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि ये जो अपना बीच का है, ये बीच में सारनाथ के लाइन कैपिटल ऑफ अशोका है। यानी जो बीच का आप देखते हैं इसमें क्या है, तो सारनाथ का जो लाइन कैपिटल है अशोका का वो वाला है। और साथ में इसमें जो टोटल डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग 24 स्पोक है, याद रखिएगा। और इसको डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है? पिंगली वेंकैया के द्वारा डिज़ाइन किया गया। और इसको कब लिया गया था, कब एडॉप्ट किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद हमारे जो ये जो अपना इट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग का ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग को काम वगैरह करना है। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग को नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम का क्या करना है, हम लोग को रिस्पेक्ट करना है। ये अपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है? तो एनी बेसेंट है। और अगर मेन के बारे में बात होगा तो WC बनर्जी हो जाएंगे, WC बनर्जी। ये देखिए कांग्रेस के लिए हो गए पहली बात। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो होम रूल लीग जो मद्रास का था वो कब था? 1916 में। इसको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर के। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम याद रखिएगा। सरदार वल्लभ जो भाई पटेल थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिएगा। और ये कौन थे? और साथ में याद रखना है वो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट को हम लोग ऊपर में कवर किया था। वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट साल्ट सत्याग्रह? यानी जो नमक सत्याग्रह था, साल्ट सत्याग्रह था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती से स्टार्ट हुआ था। और जो इसी का दूसरा नाम क्या था? दांडी मार्च था। ये हम लोग कहते हैं साल्ट सत्याग्रह। ये कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। और कब एंड किया था? ये आपका एंड किया था 5 अप्रैल को। ये जो अपना साल्ट सत्याग्रह था ये अपना कहाँ से हुआ था? साबरमती के आश्रम से हुआ था, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद ये जो एक रूल आया था, रूल के अगेंस्ट को लेकर के था। ये बेसिकली टैक्स को लेकर के था। जो टैक्स में रूल था वो थोड़ा सा कुछ ढंग का नहीं था, इसको लेकर के ये किया गया था। और इसको आप देख भी सकते हैं। इसके बाद C राजगोपालचारी क्या थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल थे आफ्टर इंडिपेंडेंसी। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रहेगा बस उसी को पढ़ना है, दूसरी चीज़ों को स्किप करना है लास्ट टाइम में। इसके बाद हम थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बबरुद्दीन तैयबजी, इनका नाम थोड़ा सा रख लीजिएगा। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तैयबजी के बाद। हु सेड हैवी इंडस्ट्री इज ए साइनोनिम ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट विकास का जो साइनोनिम है वो मतलब है वो आपका हैवी डेंसिटी, हैवी इंडस्ट्री है। किसके द्वारा कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू के बाद आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी कौन थे? ये अपने इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 1947 में ये जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अपना बने थे। और इनको हम लोग पंडित नेहरू के नाम से भी जानते थे। इसको हम लोग चाचा नेहरू भी कहते थे, बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। तो चाचा नेहरू के बारे में याद रखिएगा।
नेक्स्ट आपसे पूछेगा बारदोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लीजिएगा। नेक्स्ट भीमराव अंबेडकर के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछता है, तो ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसकी वो क्या थे, वो क्या थे, वो अपने चेयरमैन थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये कब हुआ था, 1875 में हुआ था। इसके 10 रूल होते हैं, याद रखिएगा आर्य समाज के। इसके बाद और कुछ अगर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो राजा राम मोहन राय के बारे में होती है। इसे हम लोग फादर ऑफ इंडियन रिनेसियंस कहते हैं। और इन्होंने ब्रह्म समाज की, ये था जो ही स्टार्टेड आत्मीय सभा इन 1844। ये क्या किए थे, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज की क्या की थी, वो इस्टेब्लिश किए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, तो ये वुमेन विडो जो थे उसके विडो रीमैरिज के बारे में एक्ट पास हुआ था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम भी याद रखिएगा। तो बस इतना आप हिस्ट्री से याद रखिए, जो भी मैंने पॉइंट बताया, जो भी मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन बताया, तो उससे आपका अगर हिस्ट्री का अगर बात करें बीए वालों के लिए तो तकरीबन 15 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपका उम्मीद करता हूं कि 10 प्लस क्वेश्चन, 12 प्लस क्वेश्चन आपका इस पीडीएफ से आपका मैच कर जाएगा। इसके बाद मैंने और भी चैप्टर्स को आपको पढ़ाया था, तो आप वो चैप्टर्स को पढ़े होंगे, आपके पास उसका नॉलेज रहेगा। और इस लास्ट टाइम इस पीडीएफ वाले मॉक टेस्ट का नॉलेज हो जाएगा, तो आपका ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। और जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं वो एटलीस्ट मॉक टेस्ट वाला सारा वीडियो देख लेंगे, तो उनका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और मॉक टेस्ट वाला सारा वीडियो आपको व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस ग्रुप में मिल जाएगा। तो अभी तक जो व्हाट्सएप के ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए, इस लास्ट टाइम अगर एटलीस्ट वो एमसीक्यू क्वेश्चन को मेमोराइज करके सोच रहे हैं कि अगर एंट्रेंस के टेस्ट को निकाल ले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्लासेस से ज्वाइन कर जाए। लास्ट टाइम अगर वो सारी चीज़ों को देख लेते हैं, एक बार एमसीक्यू क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, सारी एमसीक्यू क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, तो उनका जो सिलेक्शन है वो आपका पक्का है। और अब ये जो ग्रुप में ज्वाइन होने का प्रोसीजर है वो जस्ट आपका 149 में बेनिफिट क्या मिलेगा, लास्ट टाइम एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, सजेशन, डाउट आपके जितने भी सारे रहे सब कुछ आपको मिल जाएगा, प्लस आगे जो आपका एडमिशन होगा उसमें एडमिशन में आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाता है इस 149 वाले क्लासेस के थ्रू। तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस से ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, 9065179925 आपको क्या करना है, मैसेज करना है। मैं लेक्चर को इन करता हूँ, चलिए लेक्चर को इन करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर।